हम लोग इस समय मणिपुर में हैं, स्थितियां बहुत खराब हैं। ये कुकी का घर है। कुकी मिलिटेंट्स हम लोग का घर जला रहा है और वो लोग देख रहे हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग कुकी मिलिटेंट्स। क्या करना पड़ेगा? हम लोग के पास जो बंदूक नहीं है, उन लोग के पास जो बंदूक है, और जिसके पास बंदूक है उन लोग को असम राइफल सपोर्ट कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी मणिपुर में स्थितियां क्यों नहीं सुधर रही हैं? हत्याएं क्यों हो रही हैं? घर क्यों जलाए जा रहे हैं? जो कुछ बदलाव किए जाने थे, जो कुछ जांच की जानी थी, सिक्योरिटी एडवाइजर को बिठाया जाना था, पीस कमेटी बननी थी, क्या सब विफल हो रहा है? जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं? लोगों की हत्याएं रुक क्यों नहीं रही हैं? इन सवालों के जवाब मिलने हैं अभी हमें। तो इसलिए हम लोग दोबारा मणिपुर चले आए। हम लोग सू ग्रुप से मिले, जिनको जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में हैं। हम मिलिटेंट से मिले, हम उन लोगों से मिले जिनके संगठनों का नाम आता है कि उन्होंने भाग भाग कर हिंसा फैलाई, आग लगाई, घर बुलडोज किए, लोगों को जान से मार कर गिराया, और सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। और इन सभी सवालों के जवाब, इन सभी लोगों से बातचीत जो हुई, देखते हैं इस फाइनल रिपोर्ट में। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की हिंसा पे सर्वदलीय बैठक आहूत कर रहे थे, उस समय भी मणिपुर की तपिश में कोई अंतर नहीं आया था। घर वैसे ही बदस्तूर जलाए जा रहे थे, गोलियां वैसे ही चल रही थीं, और आरोपों का सिलसिला वैसे ही थक नहीं रहा था। लोग वैसे ही मारे जा रहे थे। लेकिन सरकार की नाकाम कोशिशों के बीच जब ललन टॉप एक बार फिर से मणिपुर की ज़मीन पर दाखिल हुआ तो उसे फांकें दिखाई दी। इन फांकों का एक सूचकांक वो ट्रेंच लाइन थी जिसे युद्ध में और ज़्यादा मुस्तैद होने के लिए बनाया गया था। ट्रेंच लाइन यानी ज़मीन में मौजूद वो सुरंगनुमा गलियारा जिसमें सैनिक या लड़ाके जमकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं, सामने वाली पार्टी की फायरिंग से बचते हैं और सामने वाले पे फायरिंग करते हैं। ताज़ा उदाहरण कांगपोकपी का है, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी अपने 3 दिनी दौरे के दरमियान गए थे। ये कांगपोकपी इम्फाल से सटा हुआ है। इम्फाल की घाटियां यहां ख़त्म होती हैं और साथ ही ख़त्म होता है मैतेई लोगों का इलाका, और शुरू होती है पहाड़ियां और कुकी समुदाय का इलाका। यहाँ पर अमित शाह के जाने वाले दिन ही इतनी निर्णायक हिंसा शुरू हुई कि मणिपुर पुलिस के एक जत्थे को यहाँ ट्रेंच लाइन बनानी पड़ी ताकि मैतेई दिशा से आ रही फायरिंग से बचा जा सके। और ये सब देश की किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्धग्रस्त सीमा पे नहीं हो रहा था, ये देश के अंदर की घटना है। देश के 2 शहरों के बीच बनी हुई खाई थी, ये 2 समुदायों के बीच बनी हुई खाई। गिरावट का एक और सूचकांक। और अमित शाह के विजिट के बाद भी मणिपुर में स्थितियां क्यों नहीं सुधरी हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ घटनाओं का दौरा करते हैं। 4 जून 2023 इम्फाल शहर के अंदर एक एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। इस हमले में एक 45 साल की महिला और उसके 7 साल के बेटे समेत कुल 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। 13 जून 2023 इम्फाल से सटे खमन लोक में हिंसा हुई। एक समुदाय के घरों को जलाने के बाद दूसरे समुदाय के लोग चर्च में घुसकर जश्न मना रहे थे।
पहले समुदाय द्वारा बदला लेने की कार्रवाई में 9 लोगों की हत्या कर दी गई। 29 जून 2023 इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी के बॉर्डर के बीच गोलीबारी हुई, 2 लोगों की जानें चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में कुकी और मैतेई समुदाय के घरों में आग लगाई गई। आगजनी विधायकों, सांसदों और राज्य व केंद्रीय मंत्रियों के घरों तक पहुंच गई। ध्यान रहे कि ये बस वो कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने मीडिया में अपनी जगह बनाई है। मणिपुर में देर रात पत्रकारों के फ़ोन बजना आम है। उन्हें बताया जाता है, इनपुट मिलते हैं कि सर घर जल रहे हैं, गोली चल रही है, लाशें गिर रही हैं। और ये सब कहानियां हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बताई हैं, क्या हुआ, घटनाक्रम, सब कुछ चीज़ों पे। अब इन घटनाओं के तरीक़ों पे बात करने की ज़रूरत है, इनके टेक्निक पे बात करने की ज़रूरत है, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उन पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है सुरक्षा बलों की स्थिति समझने की। जब हम मणिपुर की समस्याओं की लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक नाम बार बार आता है पूरी चर्चाओं में। वो नाम है मीरा पाइबी। इतिहास में और कैसे जन्मा, इसके बारे में चंद मिनट बाद जानेंगे, लेकिन फौरी और अर्थ समझ लें तो ये महिलाओं का कुछ समूह है जिसका निर्माण हुआ था कुछ सालों पहले। समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ काम करना इसका लक्ष्य था। अब मीरा पाइबी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि समाज के उत्थान और समाज की बुराइयों के खिलाफ जिस संगठन का निर्माण किया गया था, अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो ही संगठन अशांति फैला रहा है। इन आरोपों की फहरिस्त जो है इतनी लंबी है कि 25 जून को जब अमित शाह की सूबे के सीएम बीरेन सिंह के साथ मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि सरकार मीरा पाइबी पर नियंत्रण रखे क्योंकि उनकी वजह से सुरक्षा बलों को काम करने में दिक्कत आ रही है। क्या है आरोप, कितने आरोप हैं, एक मानगी देख लेते हैं। चौबीस जून नेशनल मीडिया में खबर आई, लगभग 1500 मीरा पाइबी ने 12 अलगाववादियों को सेना के कब्जे से छुड़ा लिया। ये सभी अलगाववादी कांगलेई, यावोल, कन्ना, लूप, KYKL से जुड़े थे। इन छुड़ाए गए लोगों में मोइरांगथंग तांबा उर्फ उत्तम का नाम भी शामिल है। उत्तम ने साल 2015 में डोगरा रेजिमेंट की 6वीं बटालियन पे हमला किया था। इस हमले में 18 जवानों की मौत हो गई। ध्यान रहे कि ये छुड़ाए गए अलगाववादी इतने घातक थे कि इन्हें पकड़ने के लिए सेना ने म्यांमार में घुस के कार्रवाई की थी और उस ऑपरेशन का नाम था हॉट परसूट। जब ये अपनी ज़मीन पर थे तो मीरा पाइबी ने इन्हें छुड़ा लिया। 22 जून करीब 2000 महिलाओं की भीड़ ने मणिपुर ट्रेनिंग कॉलेज में CBI की टीम को घुसने से रोक दिया। CBI की टीम ट्रेनिंग कॉलेज में 3 मई को मैतेई समुदाय से जुड़े लोगों द्वारा हथियारों की लूट की जांच करने जा रही थी। ये भीड़ भी मीरा पाइबी की थी। 13 जून खमेन लोक में मैतेई लोगों की भीड़ ने हमला किया। मीरा पाइबी पर आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ लगाकर सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में इसी हिंसा में कुकी समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने 9 मैतेई लोगों की लाश गिरा दी। ये कुछ ही घटनाएं हैं। मणिपुर इन तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है। इन घटनाओं में जहां महिलाओं ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका, उन्हें कार्रवाई करने से रोक दिया। ग्राउंड पर मौजूद असम राइफल से जुड़े हमारे कुछ सूत्र बताते हैं कि कहानियाँ थोड़ी और चिंताजनक है, स्थिति थोड़ी और चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि इन महिलाओं की भीड़ की आड़ में, मीरा पाइबी की भीड़ की आड़ में हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा घटना सुगनू की है। वहाँ पे 2000 मीरा पाइबी ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। उनकी भीड़ में, उनकी आड़ में कई सारे युवा आए। उन्होंने घरों में आग लगाई, बुलडोज़र चलाए, लूटपाट की और ये सब करके चले गए। क्योंकि सामने मीरा पाइबी थी तो सुरक्षा बल फोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इंडियन आर्मी के स्पीयर कोर ने इससे जुड़े कुछ वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए हैं और आरोप लगाए हैं कि महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा पहुंचा रही हैं। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि सुगनू में मौजूद असम राइफल्स की 37वीं कंपनी के कैंप तक आने जाने के एकमात्र रास्ते को मीरा पाइबी ने खोद डाला था।
जिसे बाद में भरवाया जा सका। तो कौन है ये मीराबाई भी? मीराबाई भी यानी मशाल धारक महिलाएं। अगर इन्हें संबोधित करना हो तो स्थानीय स्तर पर इन्हें ईमा कहा जाता है। ईमा यानी मणिपुर की माएं। जब मीराबाई का साल 1977 में गठन हुआ तो इसमें किसी भी किस्म का जातीय भेद नहीं था। मणिपुर की इम्फाल घाटी में रहने वाली अधिकांश महिलाएं इसका हिस्सा थीं। गठन का मकसद क्या था कि मणिपुर में शराब और ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल से मणिपुर को बचाना। कुछ सालों बाद शराबबंदी हो गई, ड्रग्स अब भी जारी है। वो पूरी कहानी एक अलग एपिसोड में सुनाएंगे। खबरें बताती हैं कि घाटी की महिलाओं ने जब ये मोर्चा संभाला तो शराब और ड्रग्स का सेवन करने वालों की दुर्गति हुई। नशेड़ियों की सूचना मिलते ही मीराबाई का समूह उनके घर पहुंचने लगा। नशेड़ियों के बारे में सभी को बता दिया जाता। नशेड़ी या तो घर छोड़ देते या नशा, ऐसा ही कुछ होता था। मीराबाई की यात्रा में निर्णायक मोड़ तब आया जब इन महिलाओं ने भारतीय सेना को विशेषाधिकार देते अफस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का विरोध करना शुरू किया। ये 21वीं सदी की शुरुआत थी और राज्य में पोस्टेड असम राइफल्स पर आरोप लगने शुरू हुए, लेकिन एक मामले ने तूल पकड़ा। वो था साल 2004 के थोंगजाम मनोरमा की मौत का केस। पॉपुलर शब्दावली में इसे मनोरमा देवी केस कहा जाता है। मनोरमा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपों के मुताबिक मनोरमा का बलात्कार भी किया गया था। मनोरमा घाटी के इलाके में एक्टिव उग्रवादी गुट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सदस्य भी बताई जाती थी। सूत्र बताते हैं कि मनोरमा बारूदी सुरंग बिछाने में भी माहिर थी। मनोरमा की जो हालत हुई उसका आरोप लगाया गया असम राइफल्स पर। इस मामले का विरोध करने के लिए सैकड़ों मीराबाई निर्वस्त्र होकर इम्फाल की सड़कों पर उतरी। उन्होंने नारे लगाए, भारतीय सेना हमारा भी बलात्कार करो। इम्फाल के राजमहल कांगला के सामने निर्वस्त्र मीराबाई के इंडियन आर्मी रेप अस पोस्टर लिए पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन इन खबरों से आगे आते आते मणिपुर की हालिया हिंसा पर बात आती है। मीराबाई पर आरोप लगने लगे हैं हिंसा को बढ़ावा देने के, उग्रवादियों को पुलिस की कैद से छुड़ाने के, जांच में बाधा पहुंचाने के। और मौजूदा हिंसा में इनकी उपस्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, बीरेन सिंह को मीराबाई को संभालने के निर्देश देने के पहले अमित शाह खुद मीराबाई से मणिपुर की यात्रा के दौरान मिले थे। इंडियन आर्मी से जुड़े एक सूत्र बताते हैं कि यहाँ हिंसा फैलाने वाले मैतेई समूह मीराबाई की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं। पहले मीराबाई आती हैं, अब चूंकि हम सीधे महिलाओं के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हिंसक गुट इसका लाभ उठाते हैं। ईमा हमारा रास्ता रोके रहती हैं और पीछे मौजूद हिंसक गुट बदस्तूर हिंसा जारी रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हिंसा के दौरान मीराबाई ने कई मौकों पर प्रदर्शन भी किया है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार कुकी उग्रवादियों के साथ किया गया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सू समझौता वापस ले ले। इम्फाल फ्री प्रेस में छपी खबर के मुताबिक ये गुट की मांग थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को मणिपुर से बाहर करो, हमारे हाथ में बंदूकें दो। मीराबाई पे और भी आरोप हैं। एक फौजी अफसर हैं, वो नाम न छापने की शर्त पे हमसे बता रहे थे कि मीराबाई की भीड़ आर्मी के और असम राइफल्स का जो कॉन्वॉय है उसको रोकती हैं, उसकी जांच करती हैं। उनके राशन को है, राशन नहीं ले जाने देती हैं, एम्यूनिशन है, आर्म्स है, नहीं ले जाने देती हैं, ज़रूरी सामान है, सप्लाई लाइन को ब्रेक करती हैं। और उन पर यह भी आरोप लग रहे हैं मीराबाई इस पे कि वो एम्बुलेंस और दूसरे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी ब्रेक कर रही हैं। उनका जत्था होता है, वो गाड़ियां रोककर गाड़ियों की जांच करती हैं या बैठे हुए लोगों की जांच करती हैं। कई जांचों को तो हम भी होकर गुजरे हैं। क्यों करती हैं वो ऐसा और उनके क्या रीजंस हैं उसको समझना होगा। सुनते हैं उनको। हमने सोचा उस टाइम चलते रहे, फिर इंडियन आर्मी आ गए। हमें सोचा कि इंडियन आर्मी आ गए हैं, असम राइफल आ गए हैं, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि क्योंकि जगह जगह से ये खबर आ रहा है कि जब वहाँ के मिलिटेंट लोग आके हमारे पे जलाना शुरू किया तो ये जो आ रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स, असम राइफल्स, ये सब देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि शू एग्रीमेंट चल रहा है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इनके साथ ये एग्रीमेंट चल रहा है, तो वो हाथ नहीं चला सकते। और उनके पास हथियार है, हमारे पास क्या है आप देख रहे हैं, बस कुछ नहीं है।
अगर वो लोग यहाँ आ गए तो हम भी मर जाएंगे। कोई कोई हथियार सप्लाई भी कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, उनके सप्लाई भी कर रहे हैं क्योंकि हम सिटी में रह रहे हैं, तो उनके वहाँ पे हथियार सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम चेकिंग कर रहे हैं। तो आप रोदा यस। हाँ, बताइए क्या अभी क्या चेकिंग वेकिंग चलता रहता है रोटेशन पे? हाँ, चलता रहेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कब निकल जाएगा ये, कब चला जाएगा। जैसे हम लोग घर चला जाएगा, वो लोग निकल जाएगा, हमको मालूम नहीं, तो हम लोग रात भर रोकना पड़े तो भी रोकेगा हम यहाँ पे। आर्मी, असम राइफल्स, कुकी मिलिटेंट्स हम लोग का घर जला रहा है और वो लोग देख रहे हैं। दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग कुकी मिलिटेंट्स। हम लोग के लिए साइड में हम लोग स्टेट फोर्स है और कोई नहीं है, बस हम लोग हैं, हम लेडीज़ लोग हैं, हम सिविल पीपल है और स्टेट मिलिटेंट्स है, स्टेट पावर फोर्स है। और वो लोग जो हमारा घर जला रहा है, हम भाई बहन लोग का, हमारा रिलेटिव्स का घर जल रहा है, वो उन लोगों को सीधा देख रहा है। दे आर नॉट हेल्पिंग अस, यही है उन लोगों का, कुछ नहीं कर रहा है वो लोग। इम्फाल में बैठ रहे कई आला अधिकारी बताते हैं कि इस राज्य में सुरक्षा बलों का मूवमेंट सुचारू रूप से चलता रहे और शांति बनी रहे, इसके लिए मीरापाइबी को रोका जाना बेहद ज़रूरी है। कहानी बस इतनी नहीं है, ऐसे ही कुछ बिल्डअप कुकी समुदाय के लोगों के पास भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुकी लोगों की ओर से हो रहे हमलों में अभी भी बदस्तूर उग्रवादी गुटों का नाम लिया जा रहा है। कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, ज़ोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल फ्रंट और ऐसे कई सारे समूहों का अटैक में नाम सामने आ रहा है। इनके मैतेई उग्रवादी गुट, जिनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, अरम्बाई तेंगोल, मैतेई लिपुन, कोकोमी और दूसरे घाटी में जो मौजूद उग्रवादी समूह हैं, उनसे संघर्ष की घटनाएं घट रही हैं। ध्यान रहे कि दोनों ही गुटों में पड़ोसी देश बर्मा में मौजूद उग्रवादियों की संलिप्तता और उनके हथियारों के शामिल होने की बात कही जाती रही है, लेकिन सभी पक्ष अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नकार रहे हैं। कुकी उग्रवादी समूह जो हैं वो भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नाम के पैक्ट में शामिल हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO, उसमें शामिल हैं ये लोग। उसके तहत ये पहले हमले नहीं कर सकते हैं, ये सुरक्षा बलों पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अब जो ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जब इफेक्ट में है, तब भी हमले क्यों हो रहे हैं, हिंसा क्यों हो रही हैं, गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं, इन सब को लेकर हमने एरन किपगेन से बात की। एरन किपगेन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, जो एक अम्ब्रेला गुट है कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स का, उसके प्रवक्ता हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Before the situation started on May 3rd, we were armed. We were armed 35 years back. Since 1987, the Kukis have had the first armed group, the Kuki National Front, where I'm working with. I'm the General Secretary, I have my president, I have our cadres and collective leadership. Since 1987, the Kukis have started the armed movement. We were armed since 1987. And prior to that, there was a long story of trying to submit a representation to the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, for a separate state for the Kukis and all that. But since it did not work, the Kukis have taken up arms to revolt or to fight for this cause in the highest level possible. So since 1987, we were armed movement that has carried on, and the government has, like I said, decided to engage us under suspension of operations agreement and take us to a political negotiation. So we were armed before that also. But after the incident on May 3rd, if you try to label the Kuki armed groups, or if you try to accuse the Kuki armed groups of being, responsible for this violence, then that would not be acceptable. कुकी उग्रवादी ग्रुप के लोग आरोप लगाते हैं मैतेई समूहों पर। वो कहते हैं कि वो खुद पर किए जा रहे हमलों का बस जवाब भर दे रहे हैं, लेकिन एक और अम्ब्रेला गुट से जुड़े लोग हथियार होने की बात से नहीं नकारते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे पास हथियार हैं, हम खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो क्या मैतेई संगठन और मैतेई समुदाय के कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? हमने प्रमोद सिंह से बात की। प्रमोद सिंह मैतेई लिपुन नाम का संगठन चलाते हैं। मैतेई लिपुन पर क्या आरोप हैं हमने पहले भी और पिछले कई एपिसोड्स में, पिछले FR में बताया भी था आपको।
वो कहते हैं कि मैतेई लिपुन एक सामाजिक संस्था है, लेकिन कुकी लोग कहते हैं, कुकी समुदाय के लोग कहते हैं कि मैतेई लिपुन जो है वो एक उग्रवादी संगठन है और एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो हिंसाएं कर रहा है। सुनिए प्रमोद सिंह क्या कहते हैं हमसे। How do the I saw the guns with the cookies and I saw the gun with the Meiteis also, both the sides. How the gun arrived with the Meiteis? The licensed guns only, or those are the weapons who were looted from the arms corps and artillery and police college? Yeah, both. I think they are using both. Those taken from armory and also gun licensed guns, no. But they are civilians only. How can they use those bombs and all? No? They cannot. Sorry, I didn't get you. You are saying bombs and artillery and all. वो तो civilian क्या करेगा? No, I didn't say bombs. I said modern kind of weapons. So that's what weapons I'm seeing on the both sides. Okay. Both sides, I said. Yeah. They are using those taken from the armory, I think. Okay. Yeah. Using guns to defend ourselves. When people mention the word gun, oh, these people use gun, as if we are in Delhi. Delhi, you are protected at least by the security, you know. Here, we are protecting ourselves from the militants. We are a troubled state. So, gun is a tool given by the Constitution to protect my life and my property. That is a right given and guaranteed by the Constitution of India. That's why we are using licensed gun to protect ourselves and our properties. 3 और 4 मई को मणिपुर में कई जगह हथियारों की लूट हुई। पुलिस की आर्मरी से लूट की गई। इस लूट में अधिकतर मैतेई समुदाय के लोग शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी हथियारों की लूट थी। ये महज लूट नहीं थी, हथियार बेहद आराम से ले जाए गए। कई जगह आधार कार्ड जमा करके हथियार बांटे गए, ये भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से खंडन किया जाता रहा है। दोनों ही गुट हथियारों से लैस हैं। कुकी हैंडमेड तोप या पोम्पी बनाने में कुकी माहिर हैं, तो मैतेई बारूदी सरंग बिछाने यानी IED बनाने में माहिर है। अब बात पुलिस सिस्टम की हो रही है, सुरक्षा बलों की हो रही है। मणिपुर में तरफदारियां की जा रही हैं और अमुक सुरक्षा बल अमुक पार्टी की तरफ, अमुक समुदाय की तरफ बायस है, अमुक समुदाय के अगेंस्ट में है। इस तरह के भी आरोप लगने लगे हैं। मैतेई समुदाय का एक बड़ा हिस्सा मणिपुर पुलिस और मणिपुर कमांडो के साथ खड़ा दिखाई देता है। मणिपुर पुलिस के तहत आने वाले इंडियन रिजर्व बटालियन IRB की कार्रवाई की तारीफ भी करता है, लेकिन वो हिंसा भड़काने में भारतीय सेना और असम राइफल्स को दोष देता है। लेकिन कुकी समुदाय से बात करने पर स्थिति उल्टी दिखाई देती है। इनका कुछ हिस्सा भारतीय सेना और असम राइफल्स के साथ है, जबकि मणिपुर पुलिस, कमांडो और IRB को दोष दिया जाता है हिंसा भड़काने के लिए। लेकिन अगर सुगनू के इलाकों में देखें तो स्थिति थोड़ी उल्टी है। यहाँ मैतेई समुदाय के लोग कुछ बार असम राइफल्स के साथ दिखाई देते हैं और मणिपुर पुलिस के खिलाफ। उधर में उन लोग ने जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग ने रिप्लाई किया, ठीक है। रिप्लाई किया हम लोग भी मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास तो बंदूक नहीं है, उन लोग के पास तो बंदूक है, और जिसके पास बंदूक है उन लोग को असम राइफल सपोर्ट कर रहा है। हम लोग के पास में तो बंदूक नहीं है। हम लोग को मतलब अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मोब हम लोग का ज़्यादा था, कल टेंशन ज़्यादा था हम लोग का, उसकी वजह से वो लोग हमको रोक नहीं पाया। हम लोग सेम रिप्लाई हम लोग भी किया। हम लोग ने उन लोग का भी मकान जला दिया अभी सुबह से। आज सुबह से कैसे कह सकते हैं कि असम राइफल आपके साथ है? क्योंकि जो असम राइफल का जो गाड़ी है जो उसमें हम लोग का जो मैतेई उधर में जो फंसा हुआ है ना, वो उसमें डाल के हम लोग को मैतेई जो है उसको निकालने के लिए वो लोग काम कर रहा है। वही उसके वजह से हम लोग समर्थन किया है बोल के बोल रहा है, एज्यूम कर रहा है वो भी। हम तो सच क्या है? सूत्र बताते हैं कि मणिपुर पुलिस की स्थिति बेहद जटिल है। कुकी इलाकों में वो कुकी पुलिस हो जाते हैं और मैतेई इलाकों में वो मैतेई पुलिस हो जाते हैं। वो मणिपुर की पुलिस नहीं रह पाते। मैतेई इलाकों में वो अरम्बाई तेंगोल के साथ दिखाई देते हैं, मैतेई लिपुन के साथ दिखाई देते हैं। उनके बनकर बनवाते हुए वीडियो सामने आते हैं। उन पर आरोप लगते हैं कि वो भीड़ को उकसाकर हमले करवा रहे हैं, जिसके बाद जवाब देने वाले कुकी समुदाय के लोगों पर उग्रवादी गुट हमले करते हैं। दूसरी ओर कुकी बेल्ट में वो ट्रेंच लाइन खोदकर हमला रोकने का इंतजार करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और कठिन स्थिति है। मणिपुर पुलिस में मौजूद लोगों की सामुदायिक पहचान को लेकर भी पुलिस कर्मियों के काम का आकलन होता है। मैतेई नहीं चाहते कि कुकी समुदाय का कोई बंदा उनके बीच पुलिसिंग करे, और कुकी नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय का बंदा उनके बीच में पुलिसिंग का काम करे।
कई आरोप इसी दुर्भावना के तहत लगाए जाते हैं। बात करते हैं अब असम राइफल्स की और इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र करते हैं। असम राइफल की जो 22वीं बटालियन है वो कांगपोकपी में पोस्टेड है। तो कांगपोकपी जो है कुकी बहुल है और सटा हुआ इलाका जो है इम्फाल वेस्ट जो है वो है आपका मैतेई बहुल। तो उनके लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग्स करते रहते हैं ये लोग। एक मीटिंग में हम पहुंचे थे तो वो मीटिंग में मीरा पाइबी से आग्रह कर रहे थे कि उनके वाहनों को रोकना जांचना बंद करें, उसके काम करने में दिक्कत होती है। असम राइफल्स के एक अधिकारी के शब्द थे, प्लीज़ हमें हमारा काम करने दीजिए। वो ये भरोसा भी दिला रहे थे कि आप अगर हमारी कार्य क्षमता पे और कार्यशक्ति पे इस वजह से केवल शंका कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई काम करने वाला व्यक्ति, हमारा अफसर या हमारा जवान कुकी है या मैतेई है, तो प्लीज़ ये मत करिए। हम अपनी जातीय पहचान से ऊपर उठ के अलग जाकर हम आप सबके बीच शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार ये बात हो रही थी। ऐसी एक मीटिंग में हम थे, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि आप सभी के पास ड्रोन्स हैं और आप सभी के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, इसके बावजूद हम शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असम राइफल ऐसे मीटिंग्स कैंप्स का आयोजन क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा चंदेल में पोस्टेड एक अधिकारी ने हमसे नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमारे लिए उग्रवाद से लड़ना आसान है, लेकिन गलतफहमियों और अफवाहों से लड़ना मुश्किल है। असम राइफल ने अपने इलाकों में मेकशिफ्ट पुलों का इंतजाम किया है, जिन्हें पार कर पाना दुरूह है। दोनों ओर के उग्रवादी इन पुलों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पोम्पी लगा दिए जा रहे हैं ताकि असम राइफल्स के अधिकारी आगे बढ़त न बना सकें। लेकिन सुरक्षा बलों ने आगे घुसकर कैंप का निर्माण किया है। फ्रंट लाइन पर LMG इंस्टॉल की गई है, ट्रेंच लाइन बनाई गई है और निर्देश साफ हैं। अगर कोई भी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ दिखाई दे तो उसके खिलाफ बल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि कई मौक़ों पर दोनों ही ओर से उन पर अपना कैंप हटाने का दबाव डाला जाता है, क्योंकि उनके कैंप दोनों ही समुदायों के कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बीचों बीच हैं। क्या असम राइफल्स ने सच में मदद पहुंचाई है? अभी शांति, हाँ अभी शांति है। इसका वजह होगा ये हमारा साहब असम राइफल का, ये हमारा मेजर साहब का, इसके वजह से हम लोग अभी थोड़ा शांति है। अभी तक तो अटैक तो नहीं हुआ। दो बार 3 बार कई बार अटैक हो चुका है हमारे यहाँ पे। मदद करने के लिए कोई भी मिला नहीं है। हम लोग तो बस्ती में जितना भी आदमी है खुद अपना बंदूक उठा के लाइन पे खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि अगर पीछे हटेगा तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। गांव में शांति होने के लिए, बस्ती को बचाने के लिए हमारे सीओ साहब ने हमारा यहाँ पे फौजी भेजा हुआ है। पहले तो 2 बार 3 बार अटैक करने के लिए आया है। टेररिस्ट नहीं आया है, फोर्स आया है, मणिपुर का फोर्स, IRB पुलिस कमांडो, और उसका पीछे में टेररिस्ट उन लोग का क्या आराम भाई वो सब आता है। काल भी आता है अटैक करने के लिए, नीचे से फायरिंग किया है। एक दूसरे एरिया में आता है नहीं, हम लोग का बस्ती में घुसने के लिए कोशिश किया है, लेकिन असम में हम लोग सुना है असम राइफल ने उधर से क्या बंद किया उन लोग, इसलिए इधर में नहीं आया हम लोग। इसके अलावा मई महीने में हिंसा की शुरुआत में मणिपुर के कई इलाकों में मैतेई और कुकी का भेद किए बिना असम राइफल्स ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कई मौकों पर तो उन्हें कैंप के अंदर लाकर रखा गया, एरियल रूट से उन्हें निकाला गया। लेकिन अभी भी मणिपुर पुलिस से पूर्ण सहयोग अपेक्षित है, ऐसी भी बातें उठती हैं। असम राइफल से जुड़े एक सूत्र हमसे बताते हैं, आप किसी राज्य को ले लें जहां उग्रवाद है, वहां उग्रवाद और राज्य प्रशासन एक साथ काम करते हैं, और पुलिस चूंकि प्रशासन का हिस्सा है तो उनसे सहयोग मिल पाना मुश्किल होता है। मणिपुर में भी मुश्किल यही है। इन बातों को छिटपुट खबरों से बल मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में हथियार आ रहे हैं म्यांमार से। 27 जून को आई खबर के मुताबिक सुरक्षा बलों ने तस्कर किए जा रहे हथियार पकड़े और 4 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें एक था मणिपुर पुलिस के अधीन आने वाले IRB का जवान। हिंसा के पैटर्न पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आग लगाने के बाद बुलडोजर चलते हैं, जमीन समतल की जाती है। भीड़ में शामिल एक लड़का हमसे कहता है, ये घर पर अब हम लोग घर बसाएगा, कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा, फिर हम लोग इधर अपना घर खड़ा करेगा।
कई इलाकों में हिंसा अब भी बदस्तूर जारी है। दावे कुछ और ही कहानी कहते हैं। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों के प्रदेश के दिग्गज सत्ताधारियों से, नेताओं से जुड़ाव की बात कही जाती है। प्रदर्शनकारी एक फ़ोन पर आग और बुलडोज़र लेकर कैसे खड़े हो जाते हैं? किसका फ़ोन आता है कि 2 से 4 हज़ार औरतें इन गुंडों को आड़ दे देती हैं? किसकी शह है कि मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर मोरे से हथियार आ रहे हैं, तस्कर होकर पूरे मणिपुर में फैल जा रहे हैं और आग उगल रहे हैं? मणिपुर में कौन रसूखदार ड्रग्स का धंधा चलाता है? जिस ड्रग्स को एक तबका इस पूरी हिंसा के केंद्र में बताता है, इसके पीछे किसका नाम शामिल है? किसके भाई, पत्नी, साले और रिश्तेदार इस ड्रग ट्रेड से जुड़े हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मणिपुर में सरकारों की चुप्पी पे सवाल उठाए जाने लगे। और एक लड़का कहता है कि मेनलैंड की सरकार का नियम इधर चलता है, ये मेनलैंड की सरकार को इधर आकर बताना होगा।